उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर मिर्जापुर की गलियों में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। ये खामोशी रात के सन्नाटे की नहीं, बल्कि एक आलीशान हवेली की चार दीवारी के भीतर घुट रहे सपनों की थी। शर्मा सदन, शहर का एक ऐसा नाम जिसे इज्जत और रसूख का पर्याय माना जाता था, आज एक अंधेरे रहस्य को अपनी नींव में छुपाए बैठा था। अंजलि, जिसकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी, अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक गर्भवती महिला की आंखों में होनी चाहिए, बल्कि एक गहरा खालीपन था। वो 9 महीने की गर्भवती थी। उसके पेट में पल रही जान उसकी उम्मीद थी, लेकिन उसके ससुराल वालों के लिए वो महज एक वसीयत या बोझ के बीच का चुनाव था। समाज में महिलाओं की स्थिति पर हुए कई शोध बताते हैं कि भारत में दहेज और वंश को आगे बढ़ाने का दबाव एक शिक्षित महिला को भी मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ सकता है। अंजलि के साथ भी यही हो रहा था। वो एक आईएएस अधिकारी यानी आईएएस ऑफिसर थी, एक ऐसी पहचान जिसे पाने के लिए देश के लाखों युवा अपनी जवानी खपा देते हैं। उसने मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBS NAA में कठिन प्रशिक्षण लिया था, जहां उसे प्रशासन, नीति निर्माण और कानून व्यवस्था को संभालने की बारीकियां सिखाई गई थीं। लेकिन आज वो अपनी असली पहचान छुपाकर एक साधारण गृहिणी का जीवन जी रही थी। उसने ये कदम एक सामाजिक प्रयोग और प्रेम के लिए उठाया था, ये देखने के लिए कि क्या समाज उसे उसके पद के बिना स्वीकार कर सकता है। लेकिन परिणाम भयावह था। शर्मा सदन में सुबह की शुरुआत भजनों से नहीं, बल्कि बर्तनों के पटकने और ताने मारने की आवाजों से होती थी। अंजलि की सास विमला देवी एक ऐसी महिला थीं जिनके लिए पैसा और बेटा ही दुनिया का केंद्र था। उनके पति दीनानाथ शर्मा शहर के जाने माने सीमेंट और सर्राफा व्यापारी थे। उनका रसूख इतना था कि स्थानीय पुलिस वाले उनके घर की देहरी पर सलामी ठोकते थे। अरे ओ महारानी, 9 बज गए हैं, अभी तक नाश्ता नहीं बना? विमला देवी की आवाज हॉल में गूंजी। अंजलि, जो अपनी भारी काया के कारण धीरे चल रही थी, रसोई से बाहर आई। जी माँ जी, बस परांठे ला रही हूं। डाइनिंग टेबल पर अंजलि के पति रवि शर्मा बैठे थे। रवि देखने में तो सुदर्शन था, लेकिन उसका व्यक्तित्व अपने पिता की छाया और मां के लाड़ प्यार में दबकर एक ऐसे अहंकारी पुरुष में बदल चुका था जिसे पत्नी सिर्फ एक वस्तु लगती थी। रवि ने अंजलि की ओर देखे बिना कहा, आज खाने में नमक कम रखना, कल बीपी बढ़ा हुआ था पिताजी का। अंजलि ने थाली परोसते हुए सोचा, काश तुम मेरे मन का बीपी भी नाप पाते रवि। इस घर में अंजलि की स्थिति उस केस स्टडी जैसी थी जिसका जिक्र अक्सर सामाजिक शास्त्रीय रिपोर्टों में होता है, जहां एक महिला अपनी नौकरी और पहचान छोड़कर पति की सेवा में लग जाती है और बदले में उसे संपत्ति या निर्णय लेने के अधिकार में कोई हिस्सा नहीं मिलता। अंजलि के पिता ने शादी में 20 लाख रुपए नकद और एक कार दी थी, जिसे उपहार का नाम दिया गया था, लेकिन ससुराल वालों की भूख इससे शांत नहीं हुई थी। दीनानाथ ने अखबार पढ़ते हुए कहा, रवि, वो प्लॉट की डील पक्की हो गई है, बस रजिस्ट्री के लिए 10 लाख और चाहिए। अपनी ससुराल में फोन किया? अंजलि के हाथ ठिठक गए। अभी पिछले महीने ही उसके पिता ने 5 लाख रुपए भेजे थे। पिताजी, अब पापा और पैसे नहीं दे पाएंगे, वे रिटायर हो चुके हैं। दीनानाथ ने अखबार नीचे किया और अपनी चश्मा नाक पर टिकाते हुए घूर कर देखा। तो क्या हम खैरात में जी रहे हैं? तुम्हारे बाप ने तो कहा था कि बेटी राज करेगी। राज करने के लिए राजकोष भी तो चाहिए होता है बहू। ये ताना सिर्फ शुरुआत थी। असली डर तो उस रिपोर्ट का था जो आने वाली थी। भारतीय समाज में पुत्र प्राप्ति की लालसा आज भी किस कदर जड़े जमाए हुए है, ये आंकड़े और कहानियां चीख चीख कर बताते हैं। शर्मा परिवार को भी कुलदीपक चाहिए था। दोपहर को विमला देवी ने एक दाई को घर बुलाया। ये दाई आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से दूर पेट के आकार और चाल ढाल से लिंग बताने का दावा करती थी। हालांकि PCPNDT अधिनियम के तहत ये गैर कानूनी है, लेकिन बंद कमरों में ये धंधा धड़ल्ले से चलता है।
दाई ने अंजलि के पेट को टटोला और मुंह बनाकर बोली, लच्छन तो छोरी के लागत है मालकिन। विमला देवी का चेहरा तमतमा गया। क्या बक रही है, हमारे खानदान में पहली औलाद हमेशा लड़का होती है। मैं तो वही बता रही हूं जो दिख रहा है। मालकिन ने पैसे लिए और चली गई। जैसे ही दाई गई, घर का माहौल बदल गया। रवि जो अब तक शांत था, अंजलि के पास आया और उसे बाह से पकड़कर झंझोर दिया। सुना तुमने? लड़की? मेरे दोस्तों के बीच क्या इज्जत रह जाएगी? सब कहेंगे शर्मा जी का वंश डूब गया। रवि, ये हमारे हाथ में नहीं है और लड़की होना कोई पाप नहीं है, अंजलि ने रोते हुए कहा। पाप तो तुम हो हमारे लिए, विमला देवी ने जहर उगला। अगर लड़की हुई तो उसे अस्पताल से घर मत लाना, वहीं अनाथालय में छोड़ाना, या उन्होंने एक क्रूर इशारा किया। यह मानसिक प्रताड़ना का चरम था। गर्भवती महिलाओं के साथ हिंसा न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि ये भ्रूण के विकास को भी प्रभावित करती है। अंजलि जानती थी कि अब उसे अपने और अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा, लेकिन वो अभी भी अपनी आईएएस की ढाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि समाज उसे उसके पद के बिना स्वीकार कर सकता है। अगली सुबह जब रवि ऑफिस चला गया और सास सो रही थी, अंजलि चुपके से घर से निकली। उसने ऑटो लिया और सीधे कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन पहुंची। थाने का माहौल किसी भी आम भारतीय पुलिस स्टेशन जैसा था। दीवारों पर जाले, पुराना फर्नीचर और एक अजीब सी उमस। स्वागत कक्ष में कोई नहीं था। अंदर जाने पर उसने देखा कि कुछ सिपाही गपशप कर रहे थे। अंजलि ने एक सिपाही से कहा, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, एफआईआर लिखवानी है। सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक गर्भवती महिला, साधारण सूती साड़ी में, चेहरे पर डर और उम्मीद के भाव। साहब अभी बिजी हैं, बैठ जाओ बेंच पर। अंजलि 2 घंटे तक लोहे की टूटी बेंच पर बैठी रही। उसकी कमर में दर्द हो रहा था, प्यास लग रही थी, लेकिन किसी ने उसे पानी तक नहीं पूछा। पुलिस सुधारों की तमाम बातों के बावजूद जमीनी हकीकत यही थी कि आम आदमी के लिए थाना किसी यातना गृह से कम नहीं था। आखिरकार उसे अंदर बुलाया गया। इंस्पेक्टर शेर सिंह अपनी कुर्सी पर पसरा हुआ था। उसकी वर्दी की बेल्ट ढीली थी और वो मोबाइल पर किसी रील को देख रहा था। बताओ, क्या मुसीबत आ गई? शेर सिंह ने बिना नजर उठाए पूछा। साहब, मेरे ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। वे दहेज मांग रहे हैं और मेरे अजन्मे बच्चे को मारने की धमकी दे रहे हैं, अंजलि ने कांपती आवाज में कहा। उसने अपनी बाह पर लगी खरोंच के निशान भी दिखाए जो कल रवि के झंझोरने से आए थे। शेर सिंह ने फोन नीचे रखा और एक तीखी नजर अंजलि पर डाली। नाम? अंजलि शर्मा। पति? रवि शर्मा, दीनानाथ शर्मा के बेटे। दीनानाथ का नाम सुनते ही शेर सिंह के कान खड़े हो गए। ये वही दीनानाथ था जो दिवाली पर थाने में मिठाई के डिब्बे भिजवाता था, जिनमें अक्सर मिठाई नहीं होती थी। शेर सिंह हंसा, एक ऐसी हंसी जो कानून के रक्षक की नहीं बल्कि भक्षक की थी। अरे पगली, दीनानाथ जी तो शहर के देवता आदमी हैं, तुम उनके खिलाफ रपट लिखाओगी? ये घर का मामला है, जाओ घर जाकर सुलझा लो। पति पत्नी में तो मार कुटाई प्यार की निशानी होती है। ये पुलिसिया असंवेदनशीलता का वो रूप है जो अनगिनत महिलाओं को आत्महत्या के लिए मजबूर करता है। पुलिस अक्सर 498A के मामलों को काउंसलिंग के नाम पर टाल देती है या आरोपियों से मिलकर मामला रफा दफा कर देती है। लेकिन साहब, उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। ये संज्ञेय अपराध है, अंजलि ने थोड़ा जोर देकर कहा। एक आईएएस होने के नाते वो कानून जानती थी, लेकिन अभी वो एक आम महिला का किरदार निभा रही थी। अरे, तुम मुझे कानून सिखाओगी? शेर सिंह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। देखो मैडम, अगर एफआईआर लिखवानी है तो खर्चा पानी लगेगा और दीनानाथ जी के खिलाफ लिखने का रिस्क चार्ज अलग से। 50,000 लाओ, तब सोचेंगे। रिश्वत की ये नंगी मांग अंजलि के कानों में पिघले शीशे की तरह उतरी। एक गर्भवती महिला से जो न्याय की भीख मांग रही है, पुलिस वाला सौदेबाजी कर रहा था। मेरे पास पैसे नहीं है, अंजलि ने कहा। तो जाओ, शेर सिंह ने हाथ झाड़ा। और सुन, अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो तेरे ऊपर ही घर से चोरी करने का इल्जाम लगा दूंगा। दीनानाथ जी का फोन आ गया तो तुझे अंदर कर दूंगा। अंजलि चुपचाप उठ खड़ी हो गई।
उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक संकल्प था। उसने देख लिया था कि सिस्टम सड़ चुका है। अब इसे ठीक करने के लिए उसे सिस्टम के भीतर नहीं बल्कि सिस्टम बनकर आना होगा। लेकिन उससे पहले उसे सबूत चाहिए थे। घर लौटते समय अंजलि का दिमाग एक रणनीतिकार की तरह काम कर रहा था। वो जानती थी कि मौखिक शिकायत का कोई मूल्य नहीं है, खासकर जब आरोपी प्रभावशाली हो। उसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य चाहिए थे जो अदालत में टिक सकें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B, सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जो ये सुनिश्चित करे कि डिवाइस के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। अंजलि को यह सब पता था। उसने अपने पुराने सामान में से एक स्पाई कैमरा पेंडेंट निकाला। ये उसने मसूरी में अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक जासूसी गैजेट शॉप से खरीदा था, ये सोचकर कि कभी फील्ड में काम आएगा। ये पेंडेंट काले रंग का था और इसमें एक बहुत छोटा लेंस लगा था जो 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था। इसके साथ ही इसमें 16 GB की इंटरनल मेमोरी भी थी। अंजलि ने डिवाइस को चार्ज किया और टेस्ट रिकॉर्डिंग की। वीडियो साफ था और ऑडियो भी स्पष्ट। उसने इसे अपने गले में पहना और दुपट्टे से ऐसे सेट किया कि लेंस बाहर रहे लेकिन दिखाई ना दे। उसने एक और बैकअप तैयार किया। उसने अपने स्मार्टफोन में ऑफ स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर ऐप इंस्टॉल किया। ये ऐप स्क्रीन बंद होने पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ये तकनीक स्टिंग ऑपरेशंस में बहुत कारगर होती है। अब बारी थी चारा डालने की। शाम को जब दीनानाथ घर आए तो अंजलि ने एक नाटक रचा। वो रोती हुई उनके पास गई। पिताजी, मैंने गलती की जो मैं थाने गई, मुझे माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे पैसे मांगे, मैं डर गई। दीनानाथ गर्व से हंसे। हा 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 हा, देखा रवि, मैंने कहा था ना, शेर सिंह अपना पालतू कुत्ता है। उसे पता है कि किस हाथ को काटना है और किस हाथ को चाटना है। लेकिन पिताजी, अंजलि ने हिचकिचाते हुए कहा, वो कल शाम को पैसे लेने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो आप पर ही मेरे गायब होने का केस बना देंगे। वो कह रहे थे कि पुलिस किसी की सगी नहीं होती। दीनानाथ का चेहरा गंभीर हो गया। क्या? शेर सिंह की इतनी हिम्मत? वो मुझे ब्लैकमेल करेगा? हाँ पिताजी, वो कह रहे थे कि 1 लाख रुपए चाहिए सेटलमेंट के लिए। अगर आप दें तो मैं उन्हें बुला लूं। दीनानाथ ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। ठीक है, बुला उसे। मैं उसे पैसे भी दूंगा और अपनी ताकत भी दिखाऊंगा। रवि, कल का शाम का इंतजाम करो। अंजलि मन ही मन मुस्कुराई। मछली जाल में फंस चुकी थी। अगली शाम शर्मा सदन का ड्राइंग रूम एक कुरुक्षेत्र बन गया था, जहां हथियार तलवारें नहीं बल्कि शब्द और लालच थे। शाम के 7 बजे इंस्पेक्टर शेर सिंह अपनी सरकारी जीप से उतरा। उसके साथ 2 हवलदार थे जिन्हें उसने बाहर ही रोक दिया। वो शान से अंदर आया जैसे किसी युद्ध का विजेता हो। उसकी चाल में वो अहंकार था जो सत्ता और वर्दी के नशे से आता है। अंजलि ने पेंडेंट कैमरा चालू कर दिया था। उसके फोन का रिकॉर्डर भी ऑन था जिसे उसने पास की मेज पर उल्टा रख दिया था। आइए इंस्पेक्टर साहब, दीनानाथ ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ स्वागत किया। शेर सिंह सोफे पर बैठ गया और टांग पर टांग चढ़ा ली। सेठ जी, आपकी बहू बड़ी सयानी निकली, सीधी मेरे पास आई थी। अगर मैं ना होता तो आज आप हवालात की हवा खा रहे होते। घरेलू हिंसा, दहेज, बहुत संगीन धाराएं हैं ये। दीनानाथ ने इशारा किया और रवि एक मिठाई का डिब्बा ले आया। इसमें क्या है? शेर सिंह ने पूछा। वही जो आपने मांगा था, 1 लाख नकद, रवि ने कहा। शेर सिंह ने डिब्बा खोला। नोटों की गड्डियों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने एक गड्डी निकाली और सूंघा। हाँ, गांधी जी की खुशबू, यही तो है जो दुनिया चलाती है। अंजलि, जो पानी का गिलास लेकर खड़ी थी, ने जानबूझकर पूछा, इंस्पेक्टर साहब, अगर हम ये पैसे दे दें तो क्या आप मेरी शिकायत फाड़ देंगे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण था।
अपराध को साबित करने के लिए मांग और स्वीकृति दोनों का होना जरूरी है। शेर सिंह ने लापरवाही से कहा, अरे मैडम, शिकायत तो मैंने उसी वक्त डस्टबिन में डाल दी थी जब सेठ जी का नाम सुना था। ये पैसा तो मेरी मेहनत और मुंह बंद रखने की फीस है। और हां, अगर तुमने दोबारा थाने का मुंह देखा तो मैं तुम्हें 420 के केस में अंदर कर दूंगा, समझी? ये पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। रिश्वत लेना, सबूत नष्ट करना और शिकायतकर्ता को धमकाना, तीनों अपराध कैमरे में कैद हो चुके थे। तभी विमला देवी बोली, दरोगा जी, एक और काम है। इस महारानी के पेट में जो है उसका इलाज भी करवाना है। कोई ऐसा डॉक्टर बताओ जो बिना शोर शराबे के काम कर दे। शेर सिंह हंसा, अरे माताजी, डॉक्टर खन्ना है ना, अपने पुराने यार, मैं बात कर लूंगा। 20,000 ऊपर से लगेंगे और काम तमाम, कोई सबूत नहीं बचेगा। अंजलि का दिल दहल गया। ये लोग न केवल भ्रष्टाचार कर रहे थे, बल्कि एक हत्या की साजिश भी रच रहे थे। अब और नाटक करने की जरूरत नहीं थी। अंजलि ने ट्रे मेज पर रखी और सीधी खड़ी हो गई। उसके चेहरे से डर और बेचारगी के भाव गायब हो चुके थे। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी और आंखों में वो सख्ती आ गई थी जो LBS NAA के परेड ग्राउंड में अधिकारियों में देखी जाती है। बहुत हो गया। अंजलि की आवाज कमरे में गूंजी। ये आवाज इतनी अधिकारपूर्ण थी कि सब चौंक गए। क्या बड़बड़ा रही है? रवि चिल्लाया। अंजलि ने अपने गले से पेंडेंट उतारा और उसे टेबल पर रख दिया। इंस्पेक्टर शेर सिंह, आपकी वर्दी पर लगे ये 3 सितारे आज आपकी आखिरी निशानी है। शेर सिंह खड़ा हो गया। ए औरत, जबान संभाल की बात कर, मैं अभी तुझे गिरफ्तार कर सकता हूं। अंजलि ने एक शांत लेकिन ठंडी मुस्कान के साथ अपना पर्स उठाया और उसमें से एक प्लास्टिक कार्ड निकाला। उसने उसे शेर सिंह के चेहरे के सामने लहराया। कार्ड पर लिखा था, अंजलि देशमुख, जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, बैच 2018। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने हवा खींच ली हो। दीनानाथ की सिगार उनके मुंह से गिर गई। रवि का मुंह खुला रह गया। शेर सिंह की आंखें कार्ड पर टिकी थीं और उसका रंग पीला पड़ गया था। IAS वर्सेस IPS के ढांचे में DM जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। पुलिस अधीक्षक भी DM के साथ समन्वय में काम करता है और एक इंस्पेक्टर तो DM के सामने कुछ भी नहीं है। CRPC की धाराएं DM को पुलिस पर निगरानी का अधिकार देती हैं। मैडम, आप? शेर सिंह की आवाज लड़खड़ा गई। लेकिन आप तो शर्मा जी की बहू। मैं बहू बाद में हूं, पहले इस जिले की DM हूं, अंजलि ने कड़क आवाज में कहा। मेरी पोस्टिंग गोपनीय थी क्योंकि मैं छुट्टी पर थी। मैंने सोचा था कि मैं अपने ससुराल में एक सामान्य जीवन जीऊंगी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊं। अंजलि ने अपना फोन उठाया। SP विक्रम, अब आप अंदर आ सकते हैं। अगले ही पल सायरन की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। खिड़कियों के शीशे थरथरा गए। मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुला और जिले के पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कमांडो की वर्दी में एक पूरी टीम के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके साथ एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम भी थी। शेर सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन ACB के अधिकारियों ने उसे दबोच लिया। SP विक्रम सीधे अंजलि के पास आए और सैल्यूट किया। गुड इवनिंग मैम, टीम तैयार है। दीनानाथ कांपते हुए सोफे पर गिर पड़े। बहू, बेटी, ये क्या कर रही हो? हम तो तुम्हारे अपने हैं। अंजलि ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में दया की कोई जगह नहीं थी। दीनानाथ जी, जब मैं एक गर्भवती बहू के रूप में आपके पैरों में थी, तब मैं अपनी नहीं थी, तब मैं खोटा सिक्का थी। आज जब मेरे कंधे पर अशोक स्तंभ है तो मैं बेटी हो गई। अंजलि ने ACB अधिकारी की ओर इशारा किया। इन्होंने यानी शेर सिंह ने अभी 1 लाख रुपए की रिश्वत ली है।
वीडियो सबूत इस डिवाइस में है। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करें और इन नोटों को जब्त करें। फिर वो रवि और अपने सास ससुर की ओर मुड़ी और आप तीनों पर धारा 498A दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा अधिनियम और धारा 120B आपराधिक साजिश भ्रूण हत्या की योजना के तहत मामला दर्ज होगा। रवि गिड़गिड़ाने लगा, अंजलि प्लीज, मेरी नौकरी चली जाएगी, समाज में नाक कट जाएगी। नाक तो तब कटनी चाहिए थी जब तुम अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहे थे रवि। और चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही, क्योंकि एक अपराधी को सरकारी नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दीनानाथ के संबंध स्थानीय विधायक रणावत से थे। रणावत ऐसा नेता था जिसका आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस फाइलों से ज्यादा लंबा था। राजनीति और अपराध का ये गठजोड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक काला अध्याय रहा है। जैसे ही पुलिस टीम दीनानाथ को लेकर बाहर निकली, रणावत की काली स्कॉर्पियो गाड़ियों का काफिला वहां आ पहुंचा। रणावत सफेद कुर्ता पाजामा और गले में सोने की चेन पहने गाड़ी से उतरा। रुको, रणावत ने पुलिस वालों को आदेश दिया। किसकी हिम्मत हुई मेरे आदमी को हाथ लगाने की? एसपी थोड़ा हिचकिचाए। राजनेताओं का दबाव पुलिस पर हमेशा भारी पड़ता है। लेकिन अंजलि आगे आई। वो रणावत के सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गई। हिम्मत कानून की हुई है मिस्टर रणावत। रणावत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तू कौन है? नहीं आई है क्या? लगता है तुझे पता नहीं यहां किसका राज चलता है। एसपी, इसे बताओ मैं कौन हूं। ये जिले की डीएम है सर, एसपी विक्रम ने कहा। अब उनकी आवाज में भी आत्मविश्वास लौट आया था, क्योंकि उनके साथ उनका बॉस खड़ा था। रणावत थोड़ा ठिठका, लेकिन उसका अहंकार कम नहीं हुआ। डीएम होगी अपने ऑफिस में, ये मेरा इलाका है। अगर दीनानाथ को ले गई तो कल तक तेरा ट्रांसफर ऐसी जगह करवाऊंगा जहां पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। ये एक खुली धमकी थी। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का बार बार तबादला राजनीतिक प्रतिशोध का एक आम हथियार है। अंजलि मुस्कुराई। मिस्टर रणावत, शायद आपको खबर नहीं है, चुनाव आयोग ने आज शाम ही आचार संहिता लागू कर दी है, क्योंकि उपचुनाव की घोषणा हो गई है और इस वक्त जिले का सारा प्रशासन सीधे मेरे नियंत्रण में है, न कि सरकार के। मैं चाहूं तो आपको सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अभी गिरफ्तार करवा सकती हूं। रणावत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जानता था कि आचार संहिता के दौरान डीएम की शक्ति असीमित होती है। वो फंस गया था। ठीक है मैडम डीएम, दांत पीसते हुए रणावत ने कहा। आज तुम्हारा दिन है, लेकिन कल सूरज फिर उगेगा। याद रखना, दुश्मनी रणावत से बहुत भारी पड़ती है और कानून से दुश्मनी उससे भी ज्यादा भारी पड़ती है। अंजलि ने पलटवार किया। पुलिस की गाड़ियां दीनानाथ, रवि, विमला और शेर सिंह को लेकर चली गईं। भीड़ ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। जो लोग वर्षों से शर्मा परिवार और भ्रष्ट पुलिस के आतंक से दबे हुए थे, आज उन्हें अपनी आवाज मिल गई थी। अंजलि ने गहरी सांस ली। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। आज तुमने अपनी मां को लड़ते हुए देखा मेरे बच्चे। ये दुनिया बहुत कठोर है, लेकिन अगर हम डरना छोड़ दें तो इसे बदला जा सकता है। एसपी विक्रम ने पूछा, मैम क्या आप घर वापस जाएंगी? नहीं विक्रम, वो घर नहीं, एक अपराध स्थल था। अब मेरा घर मेरा सरकारी आवास है और मेरा काम मेरा परिवार। लेकिन जैसे ही अंजलि अपनी सरकारी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी, उसका फोन बजा। ये एक अज्ञात नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी मशीनी आवाज आई। डीएम साहिबा, बहुत अच्छा खेल खेला तुमने। शेर सिंह को तो अंदर कर दिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जिस अस्पताल में तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है वो रणावत के भाई का है, और जिस स्पाई कैम का तुमने उपयोग किया उसकी एक कॉपी क्लाउड पर अपलोड होते वक्त हमारे सर्वर से भी गुजरी है। उस वीडियो में कुछ ऐसा भी रिकॉर्ड हुआ है जो तुमने नोटिस नहीं किया। तुम्हारे पिता और दीनानाथ के बीच 5 साल पहले हुई एक डील
जो अगर बाहर आ गई तो तुम्हारी वर्दी पर दाग नहीं कालिख पुत जाएगी। अंजलि के कदम रुक गए। उसके पिता डील, उसे तो बताया गया था कि ये शादी एक सामान्य प्रस्ताव था। क्या उसके पिता ने भी उसे इस पिंजरे में बेचने के लिए कोई सौदा किया था? क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी या वो खुद भ्रष्टाचार की ही उपज थी? आवाज ने आगे कहा, फाइल मेरी मेज पर है। अगर दीनानाथ कल सुबह तक बाहर नहीं आया तो ये फाइल मीडिया के पास होगी। सोच लो डीएम साहिबा, न्याय या परिवार। फोन कट गया। अंजलि सड़क के बीचों बीच खड़ी रह गई। चारों तरफ पुलिस के सायरन और भीड़ का शोर था, लेकिन उसके कानों में सिर्फ सन्नाटा था। एक नया युद्ध शुरू हो